सबसे पहले मैं शरद शर्मा जी को बधाई देना चाहूंगा उनकी इस कोरोना काल की 2 उपलब्धियों के लिए। पहली उपलब्धि ये है कि जब कोरोना काल शुरू हुआ हमारे देश में और सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया, तो आखिरी प्रस्तुति जो अभिनव रंगमंडल की होने वाली थी वो नहीं हो पाई। तो कोरोना काल की आखिरी प्रस्तुति भी अभिनव रंगमंडल की थी, और जब कोरोना काल खत्म होने पर और लॉकडाउन हटने पर जब सांस्कृतिक गतिविधियां पुनः प्रारंभ हुई, तो पहली प्रस्तुति अभिनव रंगमंडल के नाम रही इस देश में चैनपुर की दास्तान। तो मैं इसके लिए अभिनव रंगमंडल और शरद शर्मा जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और दूसरी बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि इस कोरोना काल के बाद जब सांस्कृतिक गतिविधियां पुनः आरंभ हो रही हैं, अभिनव रंगमंडल एक वर्कशॉप आयोजित कर रहा है। तो उसी संदर्भ में आज हम श्री शरद शर्मा जी से बातचीत करते हैं। तो आइए मिलते हैं शरद शर्मा जी से। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हमारे साथ में शरद शर्मा जी है। नमस्कार सर। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप बताइए कि किस प्रकार से आपकी इस रंगमंच यात्रा की शुरुआत हुई और कितने पड़ाव पार करते हुए आज इस मुकाम पर आप हैं। एक्चुअली में हमारे घर में हमारी माँ पिता भजन गाया करते थे, तो हमें जो बचपन से भजनों को सुनने की आदत पड़ी, तो 60-70 साल से हमारे यहाँ अभी भी रेगुलर वो चल रहा है। माँ के बाद भी जारी है। हमारी मौसीकी यहाँ होता है, पहले हमारे यहाँ होता था। तो वो कहीं संगीत के स्वर हमारे अंदर तरंगे लेते थे। इसलिए मुझे स्कूल लाइफ में गाने का बड़ा शौक था। जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे अधिकांश नाटक म्यूजिकल नाटक, इसलिए कि वो संगीत की तरंगे कहीं अंदर बैठी हुई थी। माता पिता को पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत सारा साहित्य उन्होंने पढ़ा। इसीलिए मेरे सारे भाई बहन जो है, बड़े भैया छोटी बहन, सब एकेडमिक फील्ड में है। तो एक तरह से मेरे अंदर कला का जो अंकुर हुआ वो माता पिता के द्वारा हुआ। और बाद में जब मैं कॉलेज लाइफ में, जैसा कि होता है अधिकांश लोग कॉलेज की युवा उत्सव से शुरू होते हैं, वो कॉलेज में करने के बाद जब मैं उज्जैन आया तो एक इलेक्शन कैंपेनिंग में मैं स्पीच दे रहा था, और वो स्पीच दशहरा मैदान उज्जैन में हो रही थी। तो यहाँ एक नाट्याचार्य थे, है डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य। उन्होंने मेरी स्पीच को सुना और मुझे उज्जैन में पहली बार रंगमंच में प्रवेश करने का अवसर मिला। और उस समय इसी तरह कार्यशाला आयोजित हुई थी जिसमें 7 नाटक तैयार हुए थे। एन.के. रैना और सुरेश भारद्वाज कार्यशाला को नरेट कर रहे थे। उज्जैन में मेरे रंग जीवन की शुरुआत यहीं से हुई। उसके बाद तो जो सिलसिला चला वो दस्तूर आज तक जारी है। सर, ये यूं कह सकते हैं हम कि ये जो कला के संस्कार हैं वो आपको पारिवारिक धरोहर के रूप में आपको मिले हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये तो आपके रंगमंच की शुरुआत थी, लेकिन अभिनव रंगमंडल की शुरुआत कैसे हुई? उसी कार्यशाला में कुछ जिदों ने, मतलब ये कहूं कि मैं स्कूल लाइफ से ही एक विद्रोही तेवर का युवक रहा था। और वो जो रैना साहब की वर्कशॉप थी, उस वर्कशॉप में कुछ बातें ऐसी हुई जिसकी वजह से मन में बहुत गुस्सा था, क्षोभ था। तो फिर मैंने उस वर्कशॉप में एक बगावत का बिगुल बजाया। मैंने कहा नहीं, ये नहीं होगा जब तक कि रैना लौट के नहीं। रैना उन दिनों 4-5 दिन की शूटिंग के लिए मुंबई गए हुए थे। तो मैंने कहा ये नहीं होगी। और 2-3 दिन हमने कार्यशाला होने नहीं दी। फिर जब रैना आए तब वो बहुत सारी बातों पे डिस्कशन हुआ, और जिन समस्याओं को लेकर कार्यशाला हमने रोकी थी उनका समाधान हुआ। और उसी समय मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, टेक्निकल डायरेक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, मेकअप मैन हो, लाइट मैन हो, सबको पैसे मिलते हैं। लेकिन एक अभिनेता जिसके माध्यम से एक नाटक तैयार होता है, जिसकी नाटक तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है,
उस अभिनेता को कुछ नहीं मिलता है। तो मैंने तय किया कि अब मैं एक संस्था बनाऊंगा जो अभिनेता को पैसे देने का काम करेगी। नाटक से पैसा नहीं कमाया जाता है, जैसा कि तुम भी बचपन से ही मेरे साथ जुड़े हुए हो, लेकिन मेरी ये कोशिश रही कि कलाकार को उतना पैसा जरूर मिल जाए जितना वो रिहर्सल स्पेस तक पहुंचने में अपनी जेब से जो भी कन्वीनियंस पे खर्च करता है, या चाय पानी या रोजमर्रा का जो उसका खर्च है वो उसका खर्च नाटक से निकलने लगे। तो इस तरह से हमने शुरुआत की पहली बार जैसा कि मैंने अभी पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि 30 रुपये 50 पैसे हर एक हिस्से में आए थे। तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अब मैं मतलब न सिर्फ उज्जैन में, मैंने इंदौर में भी कलाकारों को पैसा देने की शुरुआत की। कई कलाकार मुझसे लाखों में पा चुके हैं और ये सिलसिला अनवरत जारी है और बेहतरी के लिए सरकार से भी हमारा संवाद बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कलाकार को एक सम्मानजनक राशि मिले, तो इसके लिए पद्मश्री बंसी गोल, मैं, रणधीर और भी प्रदेशों के दूसरे लोग, राजा बुंदेला वगैरह वगैरह, हम सब दोनों मंत्रियों से मिले, महेश शर्मा से भी मिले और प्रहलाद पटेल जी से भी मिले, और वो सारी चीजें राडार में है, पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि मैं खुद अभिनय में हूं और मेरी अभिनय की शुरुआत अभिनव रंगमंडल के साथ हुई है, और ये मेरे साथ में पहला मौका था कि रंगमंच से मुझे अगर पहली बार कोई मानदेय मिला है तो वो शरद शर्मा जी के द्वारा और अभिनव रंगमंडल के द्वारा मिला है। और अब हम बात करते हैं सर, अभी सोशल मीडिया पर जैसा मैं देख रहा हूं कि आपके कुछ पोस्टर आए हैं कि एक वर्कशॉप अभिनव रंगमंडल आयोजित करने जा रहे हैं। तो जो लोग इस वर्कशॉप से जुड़ना चाहते हैं और इस वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया विस्तार से आप बताइए कि किस तरह की वर्कशॉप है और उसके क्या उद्देश्य है। देखो, तुम्हें मालूम है कि मैं शुरू से एक बात का पक्ष कर रहा हूं कि जैसे आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, आप सीए की पढ़ाई करते हैं, या जिस तरह से भी प्रोफेशनल डिग्री के लिए आप पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए आपको पूरी जद्दोजहद से भिड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप एक अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर बन पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक आर्टिस्ट बनने के लिए भी कुछ प्रोसेस होते हैं। पढ़ना लिखना तो जरूरी है ही आर्टिस्ट के लिए, हालांकि बहुत सारे ऐसे भी आर्टिस्ट हुए हैं और अच्छे फेमस आर्टिस्ट हुए जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन आपकी कल्पनाशीलता बढ़े, आपके विचारों का विस्तार हो, उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और एक ट्रेनिंग प्रोसेस भी होता है कलाकारों का, जैसे स्पीच को लेके आपको काम करना होता है, बॉडी मूवमेंट को लेके आपको काम करना होता है, एक्सप्रेशन को लेके आपको काम करना पड़ता है, और आपके वॉक को लेके, टॉक को लेके, सब तरह की उस पर पूरी फिजिक्स पे आपको काम करना होता है। तो जब आप डॉक्टर बनने के लिए दिन रात पढ़ते हैं, तो आप एक एक्टर बनने के लिए प्रोसेस से क्यों नहीं गुजर रहे? आपकी फिजिकल फिटनेस की भी, क्योंकि आपको 2-2.5 घंटे स्टेज पे, 2 घंटे का भी नाटक होता है, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, 2.25 घंटे का, 2.5 घंटे का, तो आपको 2.5 घंटे स्टेज पे खड़ा रहना है, तो आपको शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। तब कहीं आप 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक स्टेज पे अभिनय कर पाते हैं। मैं सर इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से संगीतकार जब परफॉर्मेंस करते हैं उसके पहले रियाज करते हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करते हैं, वैसे एक अभिनेता के लिए उसका शरीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, उसको ट्यून करना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ सर। हाँ, जैसे अभिनेता के टूल क्या होते हैं? अभिनेता के टूल होते हैं उसकी आवाज जी, उसका शरीर जी, उसका एक्सप्रेशन जी। इन तीनों के माध्यम से उसे अपने को अभिव्यक्त करना होगा। इसीलिए तुम्हें याद होगा कि मतलब ये लगभग मेरा शायद 38वां रण शिविर होगा। देश में शायद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जितने लोगों को अभिनव रंगमंडल ने बुलाया उतना किसी और संस्था ने नहीं बुलाया, और यही वजह है कि अभिनव रंगमंडल का एक नेशनल रेको बना हुआ है। तो इस शिविर को
ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो हमारी सोच है वो ये है कि नए लोग थिएटर के प्रति आकर्षित हो, तैयार। हम ये नहीं कहते कि हर आदमी आके एक्टर बन जाए या हर लड़की आके एक्ट्रेस बन जाए, लेकिन जो तरह तरह की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर, मुझे लगता है कि वो सब इसके सामने निरर्थक है। सही अर्थों में अगर आदमी की पर्सनालिटी डेवलप होती है तो उसमें रंगमंच सबसे सशक्त और बड़ा माध्यम है, क्योंकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है जब आप दर्शकों के सामने अभिनय करते हैं। तो वो आप चाहे सर्विस कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई भी दुनिया का काम कर रहे हैं, वो आत्मविश्वास आपका हर जगह काम आता है। चाहे आप एक गृहिणी है ना, आपने थिएटर किया है, आपने सालों थिएटर किया है, जब आपके बच्चे होते हैं तो उस थिएटर के संस्कार का असर आपके बच्चों तक जाता है। अगर आपका बच्चा गलत उच्चारण कर रहा है या गलत हरकत कर रहा है, या जैसे मैं मानता हूं, क्योंकि हम तो इस पे हमने एक यहाँ कलेक्टर थे जो अभिनव मंडल के तरह से अभिभावक की तरह है, मेरी जी, तो मैंने उनके साथ मिलके कुछ योजना बनाई थी। 2008 में हमने उज्जैन में स्वच्छता अभियान चलाया था। आज तो पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, पर उस समय हमने उज्जैन में चलाया था, क्योंकि थिएटर डिसिप्लिन सिखाता है, थिएटर व्यवस्थित रहना सिखाता है, थिएटर आपके आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना सिखाता है। थिएटर से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। मैं कहूँ कि मेरी जिंदगी का जो कुछ भी है वो सब कुछ मुझे थिएटर में मिला है। सर, वर्कशॉप में किस तरह की मेथड पर हम काम करेंगे और किस तरह की ट्रेनिंग होगी, उसके बारे में बताएं। देखिए, इसमें अधिकांश बच्चे तो जो आ रहे हैं, अभी जिनकी एप्लीकेशंस मेरे पास आई हैं पिछले 2 दिन में, उनको फ्रेशर है। तो शुरुआत में हम उनको नाटक की या रंगमंच की बुनियादी जानकारी देंगे, और इसमें जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करवाएंगे, थिएटर गेम्स करवाएंगे, म्यूजिक की ट्रेनिंग देंगे, हम योगा क्लास भी, इसमें कुछ एक्सपर्ट जो योगा के एक्सपर्ट हैं वो योगा क्लास लेंगे, और नाटकों की रीडिंग करवाएंगे, हम अलग अलग नाटकों की रीडिंग, ताकि लोगों को समझ में आए कि नाटक क्या है, तो डायलॉग कैसे बोले जाते हैं। इसमें हम, चूंकि ये वर्कशॉप जो हो रहा है ये मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के सहयोग से हो रहा है, और नाट्य विद्यालय के जो निदेशक हैं आलोक चटर्जी, वो पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के वर्कशॉप कर रहे हैं। हर अंचल में उसकी बोली को प्राथमिकता देते हुए बोली के विस्तार के लिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें उज्जैन में अभिनव मंडल कर रहा है, तो मालवी भाषा में ये होगा। तो इसमें नाटक भी हम मालवी में तैयार करेंगे, अभी नाटक का सिलेक्शन होना है। तो उससे यह है कि नई पोत को, जैसे मैं बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मालवी के बारे में जानकारी नहीं, उज्जैन का होते हुए भी जानकारी नहीं, तो हमारी विरासत से, हमारी परंपरा से परिचित करवाना भी इस वर्कशॉप का एक उद्देश्य है। और थिएटर के लिए कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेस मिलते रहे, ये भी एक उसका उद्देश्य है कि कुछ लोग होते हैं ना कि 30 लोग आए हैं तो उसमें से 4-5 लोग नाटक में रंग जाते हैं। उसी तरह से ये रंग कर्म का सिलसिला सालों से चलता आ रहा है पूरे देश में। सर, जैसा कि कई सारे विज्ञापन आते हैं कि हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने पर एक प्लेसमेंट की सुविधा होती है, तो क्या रंगमंच में ऐसा प्लेसमेंट या कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि वर्कशॉप करने के बाद उस कलाकार को या उस अभिनेता या अभिनेत्री को कोई आगे अपॉर्चुनिटी या कुछ उसे? निश्चित रूप से अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, और अब तो नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसमें कला को महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया गया, तो अब तो बहुत सारे आयाम खुलेंगे कलाकारों के लिए, अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए बहुत सारे आयाम खुलेंगे। अलावा इसके, मतलब यदि आप में प्रतिभा है कि, तो अब तो ढेर सारे माध्यम है। फिल्मों के अलावा वेब सीरीज बन रही है, सीरियल्स बन रहे हैं, मतलब मॉडलिंग हो रही है। जैसे मैं पिछले कुछ 7-8 साल मैंने इंदौर में काम किया, बल्कि 10 साल के लगभग मैंने इंदौर में काम किया, और इंदौर की मेरी टीम के जो बच्चे हैं, वो बच्चे भी बड़े भी, बहुत सारे लोग बॉम्बे जा चुके हैं
पिछले 2-3 सालों से बॉम्बे में एक काम कर रहे हैं, उसमें जैसे मुक्ता कपूर है, एक शुभम करके बच्चा है वो है, समीर है, रविंदर है, इन सबको काम मिल रहा है। शुभम को तो 2-3 फिल्मों में काम मिल चुका है, वेब सीरीज में भी काम मिला है, तो नम्रता को भी कुछ सीरियल्स में काम मिला है। तो इन लोगों ने अपने रंग जीवन की शुरुआत मेरे साथ की, तो मुझे अच्छा लगता है उनको देख के कि चलिए एक मुकाम, तो एक तो प्लेसमेंट आपकी अपनी टैलेंट होती है, दूसरा अब जैसे स्कूलों में जो रंगमंच या संगीत या नृत्य के टीचर्स की डिमांड होती है ना, और अब ये कॉलेजेस में भी होने लगी है। तो मुझे लगता है कि हर जगह हर फील्ड में आप कितने समर्थ हैं अपने काम पे, डिमांड उसको होती है। आज के समय में कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग थिएटर से ही अपनी आजीविका चला रहे हैं। हाँ, हमारे पास भी एक माध्यम है, मैं भी अपने रंगमंडल में कलाकारों को रखता हूं, जैसा कि तुम जानते हो कि मैंने शुरू से पैसे देने का कलाकारों को काम किया है, लेकिन अब मैं अच्छे तरीके से पेमेंट कर लेता हूं, क्योंकि भारत सरकार के संस्कृति विभाग से हमारा एक रंगमंडल है जो काम कर रहा है, जिससे एक पार्ट टाइम जॉब की तरह हम लोग कलाकारों को पेमेंट करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अभिनय करने के बाद में बहुत सारे रास्ते खुले हैं, बहुत सारे आयाम हैं, क्योंकि आजकल OTT प्लेटफॉर्म का जमाना है, लोगों के घरों में मोबाइल में हाथ में मोबाइल है और लोग उस पर अभिनय कर रहे हैं और सब कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि केवल रंगमंच के लिए समर्पित होना चाहते हैं या केवल रंगमंच करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए पर्टिकुलर अभिनय रंगमंडल के क्या योजनाएं हैं और किस तरह से वो अभिनय रंगमंडल के साथ जुड़ सकते हैं और केवल रंगमंच के लिए डेडिकेशन वाले जो लोग हैं? देखिए, वही इसी बात का उत्तर मैंने दे दिया कि हमारे पास सीमित, चूंकि भारत सरकार का जो अनुदान मिलता है उसी से हम कलाकारों को पे करते हैं, और उससे बढ़ाने की मतलब अभी हम लोगों ने हमारा डेलीगेशन मिला था 13-14 राज्यों के कलाकारों का, जैसा कि मैंने मुख्यमंत्री से बात की है, तो हमने उसमें कलाकारों की श्रेणी बनाने की बात कही कि मतलब A, B और C, मतलब 25, 20, 15,000 रुपया पर मंथ कलाकारों को मिले, जिससे वो मतलब अपने परिवार की तरफ से निश्चिंत होके सिर्फ इस कर्म को कर सकें। और मैं सोचता हूं कि देश में हजारों की संख्या में कलाकार हैं जो इसी को अपनी आजीविका का माध्यम बनाए हुए, उनमें से एक नहीं, और आई थिंक आप भी हैं। सर, मैं एक अंतिम प्रश्न करना चाहूंगा कि जो लोग इस वर्कशॉप से जुड़ना चाहते हैं उन्हें किस तारीख तक अपने फॉर्म जमा करने हैं और कब से शुरुआत होगी और कितने दिन का वर्कशॉप रहेगा, तो वो थोड़ी सी टेक्निकल चीजें जो हैं वो आप दर्शाइए। देखिए, इस वर्कशॉप की शुरुआत कल शाम 5 बजे इसका हम उद्घाटन कर रहे हैं, तो जो भी रंगकर्मी या जो भी नवोदित कलाकार बनने के लिए आना चाहते हैं वो कल शाम तक हमें अपना आवेदन दे दें। ऐसा नहीं, हम 1-2 दिन और भी उनका आवेदन ले सकते हैं, पर उनकी कोशिश ये हो कि वो समय पे आए, उस समय पे शामिल हो जाए, ताकि जो चीजें आपसे मिस होंगी वो मिस ना हो। तो ये 7 दिसंबर से शुरू होके 5 जनवरी को खत्म होगी 2021 नए साल में, और इसमें हम कलाकारों से एक तो हम पूरा नाटक मालवी में तैयार करवाएंगे, पर नए बच्चों को भी अपने को प्रेजेंट करने का अवसर मिले, इसलिए अभी हम ये योजना बना रहे हैं। कल आलोक चटर्जी आएंगे, उनसे भी डिस्कस होगा कि हम कुछ सीन वर्क भी उसमें करेंगे, जैसे कुछ पुराने नाटक जो हमारे हैं उनके हम कुछ सीन करवाएंगे, जिससे हर बच्चे को अपने को अभिव्यक्त करने का अवसर मिले। कुछ और नाटक के भी हम, मतलब हमारी प्लानिंग ये है कि हम क्लासिकल नाटक का भी कुछ एक सीन वर्क करें, कॉमेडी नाटक का भी करें और एक यथार्थवादी रंग शैली का भी करें, और बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस वर्कशॉप के माध्यम से देना चाहते हैं। तो आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है शरद सर के साथ में, और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को इसके बारे में सही जानकारी मिल गई होगी, और आशा करता हूं कि आप सब लोग रंगमंच से जुड़ेंगे और अपने जीवन में कुछ डिसिप्लिन और कुछ तौर तरीके लेकर के आएंगे। तो लेकिन बात करते करते मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आया है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सर से फिर से पूछ लेता हूँ। yes. कि सर,
जैसा कि आपने रंगमंच की शुरुआत और रंगमंच के बारे में जो सारी बातें बताई है और ये जो वर्कशॉप है ये रंगमंच को लेकर के है, तो क्या अभिनव रंगमंडल आज के माहौल को देखते हुए फिल्म या शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज की तरफ कुछ करने के लिए वो है क्या योजना है कुछ? नहीं, मैं हमेशा मेरी कोशिश एक्चुअली में मुझे बहुत पहले 1986 के आसपास की बात है जब मैंने किसी फिल्म में काम किया था, तो उसमें मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा था। तो मैंने तय कर लिया था कि मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगा। उसके बाद मुझे ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं मिले या अवसर नहीं आए। मैंने एक आध दो बार कुछ मित्रों के आग्रह पे काम भी किया, कुछ शार्ट उसमें स्टोरीज में, जैसे राजेश राठी जी के साथ काम किया, और आई थिंक तुम्हारे साथ भी वो फिल्म में काम किया था। अभी लगातार चाहे तुम हो या रविंद्र हो या समीर हो या और भी कुछ बच्चे हैं जो मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं इस दिशा में भी कदम बढ़ाऊं। तो देखते हैं, हम लोग मिलके कुछ प्लान करेंगे, कुछ शार्ट फिल्में बनाएंगे, कुछ वेब सीरीज बनाने के लिए भी बात करेंगे। और पता नहीं वक्त हमें किस ओर ले जाए या भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, पर अभी जिस तरह से प्रेशर मुझे तुम सब लोग मिलके बनाए हुए हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये माध्यम भी अपनाना चाहिए। क्योंकि अभी हमारी प्रशासन से बात चल रही है, हमारे पास एक्चुअली में जगह का अभाव। मेरी कोशिश है कि हम अपनी एक जगह लें और वहां एक कला परिसर बनाएं। तो मेरी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से बात चल रही है, मैं व्यक्तिगत स्तर पे भी इसके लिए प्रिपेयर हो रहा हूं कि हम अपने निजी सोर्सेस से उसका वो करें और कुछ प्रशासन का भी सहयोग मिल जाए। तो हम उज्जैन को एक ऐसी चीज देना चाहते हैं जो शायद देश के लिए एक मतलब मिसाल बने। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।